हाँ बच्चों, कैसे हो? किया याद? ए बच्चों, सुन लो पहले मेरी बात। उस याद किया, पीछे वाला नहीं किया? लाइट फेज तक का याद हो गया है? कुछ कुछ हो गया है। तूने बोला भाई बिल्कुल कुछ। तो बेटा देखिए, डार्क फेज के बारे में हम बातें चल रही थी हमारी, है ना? और आपके जेब में क्या रखा हुआ है? हाँ, 18 एटीपी रखे हुए हैं और 12 एनएडीपीएच। वो यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, वो हमें पीछे लाइट फेज से मिल चुके हैं। तो देखिए, डार्क फेज में मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि बेटा ये स्ट्रोमा में होती है, और इसमें CO2 को रिड्यूस करके क्या बनता है? शुगर बनती है, ग्लूकोज। ये इधर से क्यों खोल दिया बेटा? उधर से खोल देना जरा। इधर से बंद कर दें। बस खोल दे पूरा, आराम से। बस खुला रहने दे बेटा, खुला रहने दे, आजा। तो देखिए, इसमें हमने बोला था कि CO2 रिड्यूस टू फॉर्म C6H12O6। आज ये कोशिश रहेगी कि आज कंप्लीट इसको, है ना, कर दिया जाएगा। तो ये, तो आप जानते हैं कहां पर होता है? स्ट्रोमा में। और हमने बताया था आपको कि इसमें ATP और NADPH वो यूज हो जाते हैं ना, मुझे एसिमिलेटरी एनर्जी फ्री पावर, वो यूज हो जाती है। अब मैंने ये बताया था कि देखिए, सबसे पहले जो पाथवे फाइंड आउट हुआ या डिस्कवर्ड हुआ कि भाई क्या है ना, क्या है, क्या कंपाउंड बनता है सबसे पहले, तो केल्विन और बेंसन ने वर्क किया था। किसने किया था? केल्विन एंड बेंसन, या केल्विन एटॉल बोल देते हैं। मतलब मेन जो बंदा है वो केल्विन है। केल्विन एटॉल का मतलब है केल्विन और उसके सहयोगी साथी। तो CO2 जो यूज की ना प्लांट को दी, वो C14O2 दी। ठीक है, किसको? फॉर क्लोरेला। क्लोरेला जो कि एक ग्रीन एल्गी है ना, उसको ये देकर देखा उन्होंने, रेडियो एक्टिव। तो देखा कि प्लांट के अंदर, मतलब एल्गी के अंदर, तो चक्कर क्या है भाई, कंपाउंड तो सारे प्लांट के अंदर ऑलरेडी हैं। तो अगर हम नॉर्मल CO2 देते ना, 12 वाले कार्बन, पता नहीं चलता ना कि अंदर क्या क्या बना है। पाथवे पता कैसे लगता है बताओ? क्योंकि जो बाहर है वो अंदर भी मतलब वही है। तो इसलिए जानबूझकर ऐसा दिया कि जो नॉर्मल वो इनटेक नहीं करता। अब जो भी कंपाउंड 14 कार्बन वाला बनेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये इस CO2 से बनना है। जो हमने बाहर से दिया उसी से तो बनना है। तो पाथवे ट्रेस हो गया। और उस टेक्निक को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, जिससे इन्होंने पाथवे को ट्रेस किया, है ना, ऑटो रेडियोग्राफी से ट्रेस किया था। तो बेटा पता चला कि जो फर्स्ट कार्बन वाला कंपाउंड बना, वो, मतलब जो फर्स्ट वहां पे फिक्सेशन वाला कंपाउंड बना, फर्स्ट कंपाउंड, वो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड था। क्या था? 3 कार्बन वाला। फर्स्ट फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। 3PGA, पूरा इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। साइकिल तो भी बताऊंगा, कि मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में यही हुआ था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3C। ऐसे हम लिख दिया करेंगे, 3C मतलब 3 कार्बन, 4C मतलब 4 कार्बन।
इसीलिए ये जो पूरा डार्क फेज की जो प्रोसेस थी, इसको C3 पाथवे या C3 साइकिल बोला गया, है ना? या केल्विन की वजह से केल्विन साइकिल बोल देते हैं। समझ गए ना आप बात को? तो शुरू में तो यही मानते थे कि भाई यही है एक प्रोसेस। शुरू में बस यही था कि भाई यही एक प्रोसेस है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड ही सभी प्लांट में बनता है ऐसे, है ना बेटा? क्योंकि जो डिस्कवरी हुई है क्लोरेला में उन्होंने की थी। बाद में जब दो बंदे और आए, हैच और स्लैक, आगे आएगा पढ़ाऊंगा, हैच एंड स्लैक, उन्होंने क्या किया कि नहीं, देखो ये भी बड़ी बात है कि दिमाग में आना कि जो ऑलरेडी पाथवे डिस्कवर्ड है ना, पाथवे पूरा ट्रेस आउट हो गया था, लेकिन फिर से उनके दिमाग में वो आई, उन्होंने शुगर केन में करके देखा। शुगर केन के लीफ में पाथवे को ना सेम रेडियो एक्टिव CO2 यूज करके, रेडियो एक्टिव CO2 यूज करके बेटा सेम, और पाथवे को डिस्कवर्ड, फिर से पाथवे को फाइंड आउट किया। इस बार ना पहला बनने वाला कंपाउंड 4 कार्बन का था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड था इस बार। नेक्स्ट टाइम काफी साल बाद में जब ट्रेस किया, अब ये तो बड़ी बात हो गई कि भाई अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे ना, मतलब ये उस समय ये सोचा कि अब तक जो मानते आ रहे थे कि डार्क फेज बस केवल 3 कार्बन कंपाउंड ही बनता है स्टार्टिंग का, ये बात नहीं है। एक्चुअली में 2 तरीके के प्लांट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? 2 तरीके के प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड पहले बनता है, फर्स्ट बनने वाला, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट बनने वाला 4 कार्बन वाला ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है ना? तो मतलब 4 कार्बन वाले कंपाउंड बने, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्पार्टेट, पढ़ाऊंगा अभी आगे। तो ये बात क्लियर हुई। अब मैं अभी आगे बताऊंगा, जब ये साइकिल आपको बताऊंगा ना, C3 पढ़ाने के बाद जब C4 बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि कौन से प्लांट C3 होते हैं, कौन से C4 होते हैं। साइकिल पूरा ही पढ़ोगे आप आज, ठीक है? तो ये कहानी थी। अच्छा, सेम टेक्निक यूज की उन्होंने भी, वही 14 वाला कार्बन लिया, वही ट्रेस करने को ऑटो रेडियोग्राफी से ट्रेस किया। लेकिन अगर बात आए कि डार्क फेज शुरुआत से जो थी, वो केल्विन साइकिल वाली थी C3, ठीक है? तब वही माना जाता था। अब आज की डेट में 2 तरीके के पाथवे हैं हमारे पास, एक C3 पाथवे और एक C4 पाथवे। अंडरस्टूड? लेकिन C3 अपने आप में कंप्लीट है, मतलब C3 प्लांट में हो रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि 2 पार्ट हैं ना। C3 पाथवे जो है वो अपने आप में कंप्लीट डार्क फेज है। समझ लो ना आप मेरी बात को? यानी डार्क फेज के 2 टाइप हैं। आप ये नहीं कह सकते डार्क फेज के 2 पार्ट हैं, 2 तरीके से हो सकती है। C3 प्लांट में केल्विन साइकिल से ही कंप्लीट हो जाएगी प्रॉपर, और जो दूसरे C4 प्लांट होंगे उनमें C4 पाथवे से कंप्लीट होगी। समझ में बात आई? वो हम आगे भी पढ़ेंगे। अच्छा, कल मैं एक बात पे था, पता है कि ये बात, ये दोनों लड़कियां, एक, क्या बात है बेटा? इसी समय बस आते ही और चक्कर पकड़ शुरू कर दी। जो भी हो मन में वो आगे बाहर बात कर लेना, मतलब जब एक फ्लो में ना, फिर उस समय तो फिर तुम लोग ऐसे, तुम्हें मैंने बता रखा है कि देखो इन सर्दियों के दिनों में ना पंखा चल रहे होते हैं, अगर तुम गुदगुदाओगे फुसफुसाओगे भी ना, वो भी यहां तक मुझे सुनाई देगा, ये गारंटी है। क्योंकि सोचते हैं ना कि हम तो धीमे बोल रहे हैं, और वो सामने वाला सुनना होता है सब, इधर उधर जो किसी के बारे में भी कर रहे होते हो ना तब भी, तो ये ध्यान रखा करो ये तुम लोग, है ना? तो हाँ, मैं ये बोल रहा था बेटा, टॉपिक पे आ रहा था, मैं ये बोल रहा था कि देखो कल हम बात कर रहे थे कि पता है फर्स्ट CO2 एक्सेप्ट कौन है, ये बड़ा इशू था कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है। क्योंकि ये सोचा कि यार जो तीन का भाई, मतलब 3 कार्बन वाले की बात कर रहे हैं ना हम, कि 3 कार्बन वाला अगर कंपाउंड बनना है, पहला वाला कंपाउंड, और एक CO2, मैंने कल बताया नहीं था X+, है ना? बोला था ना हमने, हमने बोला था कि भाई X+CO2 इट गिव्स 3 कार्बन, है ना? मतलब PGA।
तो अब ये कितने कार्बन वाला होना चाहिए? कॉमन सेंस तो ये है कि दो कार्बन वाला होना चाहिए। ये सोचा गया शुरुआत में कि दो कार्बन, एक कार्बन, तीन कार्बन। लेकिन मैंने बोला कि पता फाइनली ये चला कि भाई ये दो नहीं है, पांच कार्बन है, और एक CO2 का कार्बन हो गया एक, पांच, है ना? और ये दो बन गए तीन कार्बन वाले। समझ रहे हो बात? तो ये कहानी थी जो अभी हम पढ़ेंगे पूरे साइकिल में। तो जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर था, 5 कार्बन कीटो सुगर राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। बोले तो RUBP शॉर्ट। दो फॉस्फेट ग्रुप है उसपे, फर्स्ट पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे। 5 कार्बन कीटो शुगर के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टूड? तो ये है मेन CO2 एक्सेप्टर है। तो C3 प्लांट की बात करें हम, जो शुरुआत का साइकिल था। C4 की बाद में बात करेंगे। C4 में नॉर्मल बात थी, एक्चुअली वहां पे 4 कार्बन वाला बनता है, वो एक्सेप्ट करने वाला 3 कार्बन का था, 3 कार्बन और एक कार्बन मिलके 4। तो वहां इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, बात असली यहीं पर थी। तो जो रिएक्शन थी ना, चलिए पहले हम बात करते हैं, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? C3 साइकिल की, या हम बोले डार्क फेज इन C3 प्लांट्स, है ना बेटा? आगे आपको ये लिखवाएंगे कौन से C3 कौन से C4 है, या C3 पाथवे या केल्विन साइकिल। तो देखिए, जो फर्स्ट रिएक्शन इसकी होती है, RUBP प्लस CO2 मोल मतलब मॉलिक्यूल से यहाँ पे, ठीक है? समझ गए बात को आप? अब इस प्रोसेस को जो कैटलाइज करा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये स्टेप कौन सा हो रहा है? जब CO2 यूज होती है तो कार्बोक्सिलेशन होता है। तो इस स्टेप को कैटलाइज करा है रुबिस्को ने। रुबिस्को, आपने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा था, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑफ अर्थ, यह वर्ड, ठीक है? दुनिया का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम होता है रुबिस्को। बहुत फास्ट नहीं होता, स्लो एंजाइम है काफी, 3-4 मॉलिक्यूल पर सेकंड कैटालाइज कर, लिंक पर सेकंड भी 3-4 तो आप समझ रहे हो ना, तभी स्लो है बहुत। क्योंकि जो फास्टेस्ट एंजाइम है, कोई जानता है? शाबाश, क्या स्पीड है? क्या याद होना चाहिए, NCERT की वैल्यू है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, 6 लाख पर सेकंड। H2O और CO2 से H2CO3 बनाता है ना, कार्बोनिक एसिड, ठीक है? और फिर वापस भी तोड़ देता है उसको, हाँ, और H+ और बाइकार्बोनेट आयंस में तोड़ देता है। तो ये कैटालाइज कराता है, आपने एंजाइम में भी पढ़ा है ना? और पता है नॉर्मली जो रिएक्शन होती है, मैं याद दिला रहा हूँ अगर तुम्हें थोड़ा याद हो, नॉर्मली बिना एंजाइम को रिएक्शन होती थी 200 मॉलिक्यूल पर आवर, 1 घंटे में 200। और जब एंजाइम यूज होता है तो होती है 1 सेकंड में 6 लाख। तो 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है रेट को, ये सब लिखा हुआ है, ये जो मैंने बात बोली ये सब NCERT में लिखा हुआ है, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ाता है। तो सोचिए, इतनी देर में मैंने उसके बारे में बातें की, तब तक अगर वो एंजाइम होता कितना कैटालाइज करा देता, मतलब है ना, रिएक्शन।
मतलब लिमिटलेस फास्ट है वो एकदम। खैर, तो रुबिस्को बाबू की बात कर रहे थे हम। तो जो रुबिस्को है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन है। अगर प्रोटीन भी बोलूं मैं, कभी क्वेश्चन में कल को आ गया, तुमने तो पढ़ा है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, और क्वेश्चन में आ गया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द वर्ल्ड, तब भी आंसर रुबिस्को आएगा बेटू। एनिमल अगर किंगडम की बात करें तो कोलेजन आ जाएगा। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है एनिमल किंगडम में, एनिमल्स में। लेकिन ओवरऑल सबकी बात करें तो रुबिस्को है, बिकॉज आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन ही तो होते हैं, एक आध एक्सेप्शनल छोड़ के, जब आरएनए एक्ट करता है एंजाइम की तरह, नहीं तो प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन आए या एंजाइम है, ठीक है। अब क्यों है ज्यादा, पता है, क्लोरोप्लास्ट की जो सोलुबल प्रोटीन है उसका 50% ही अकेला है। अब तुम देखो कितने सारे प्लांट्स में कितने क्लोरोप्लास्ट हैं, कितनी लीव्स हैं, और कितने कितने क्लोरोप्लास्ट हैं, है ना। उसकी सोलुबल प्रोटीन में ओवरऑल उसकी प्रोटीन का 16% है, और उसकी सोलुबल प्रोटीन का 50% अकेला। आप जानते हैं सैकड़ों हजारों एंजाइम होते हैं एक सेल में। बात समझ रहे हो आप, ये नहीं कि दो चार एंजाइम है जो आप जानते हो बस, या कभी डायरेक्शन में पढ़े एमाइलेज लाइपेज प्रोटीएज, है ना, गिनती के पढ़ लिए तीन चार, उनमें अकेला इतना ज्यादा है। कपड़े मत आ गई, तो ये तो बोल रहे इतना सारा है। खैर, इसका पूरा नाम, काफी क्वेश्चन तो इसी बात पे आता रहता है। ये आरबीपी से ही बना नाम इसका। इसका नाम है राइबुलोज, यही पूरा लिखना है, 1,5 बिसफॉस्फेट, है ना, कार्बोक्सिलेज, हाँ, ऑक्सीजनेज। ये इस एंजाइम का पूरा नाम है प्रॉपर। जो हम बोलते रहते हैं वो तो छोटा सा बोलते रहते हैं, पूरा नाम सबको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, है ना। और एक और शॉर्ट में नाम जो चलता है वो होता है आरबीपी कार्बोक्सिलेज। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज भी इसको कहते हैं, लेकिन भाई सबसे बड़ा मतलब तो सही नाम पूरा यही है, सही तो सभी है मतलब फुल फॉर्म में। और एक और नाम इसका होता है वैसे कार्बोक्सी डिसमिटेज। देखा, इस एंजाइम के बारे में बातें कर रहे हैं, अभी साइकिल तो शुरू में नहीं किया ना हमने, फर्स्ट रिएक्शन और एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर। कार्बोक्सी डिसमिटेज। तो यहां पर हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये अकेला ऐसा एंजाइम है बेटा, जिसके बारे में खास बात क्या है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सी जीन जीन रह गया, पता है, ये डुअल नेचर शो करता है। कैसा नेचर शो करता है, डुअल। बोले तो कार्बोक्सिलेशन भी कराता है और ऑक्सीजनेशन भी कराता है, मतलब समझा। कार्बोक्सिलेशन देखिए, आप जानते हैं CO2 नॉर्मली तो यही रिएक्शन बताई है ना हमने, लेकिन कभी कभी ये CO2 से बाइंड ना करा के ना इसको, आरयूबीपी को, इसमें दोनों कैपेसिटी है, दोनों क्षमता है। आरयूबीपी को CO2 से भी बाइंड करा सकता है, और आरयूबीपी को ऑक्सीजन से भी बाइंड करा सकता है। ऐसा नेचर है इसका, समझे नहीं। अभी आगे बताऊंगा, फोटो रेस्पिरेशन बताऊंगा C3 साइकिल के बाद में, वो एक कमी है बड़ी उन प्लांट के साथ, ठीक है, इसके इस डुअल नेचर की वजह से। समझ रहे हो आप? जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट हो और तुम छोटे बच्चों को भी जाकर पढ़ा रहे हो घर पे, मान लो, या मान लो कोई, बहुत से ऐसे होते हैं बच्चे जो शुरू से ही उनकी फैमिली कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, और भाई यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी है ही है पढ़ाई। इसके अलावा वो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स ज्यादा वो नहीं अर्न कर पा रहे हैं, या है ना अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो बहुत से तो बच्चे
ये इंटर विंटर तक के बच्चे भी ना, वो भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या होम ट्यूशन या क्लास वगैरह उनके लिए। तो कुछ अर्निंग हो जाती है, उनके खर्चे निकल आते हैं पढ़ाई वढ़ाई की। तो दो रोल नहीं हो गए उसके, वो यहाँ पे स्टूडेंट भी है और टीचर का भी रोल प्ले कर रहा है वो। तो ऐसे, या हम जैसे कहीं पे पढ़ने जाएं, हम टीचर हैं, हम तो मतलब ऑफिशियल टीचर है ना कॉलेज में। अब तो हमारा स्टेटस असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। लेकिन हम कहीं पर जब कोई ट्रेनिंग करने जाएं, या मतलब कहीं कोई ओरिएंटेशन रिफ्रेशन कोर्स वगैरह, तो हमें भी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। हम वहाँ पे एज ए स्टूडेंट पढ़ाएंगे। समझ रहे हो ना आप बात को? तो हम वहाँ पे स्टूडेंट हो गए, और अपने कॉलेज में टीचर हो गए, या यहाँ पर तुम्हारे सामने टीचर हो गए। तो ये डुअल रोल का मतलब ये होता है कि दो कंट्रास्टिंग, मतलब यहाँ पे ना जो कंट्रास्टिंग टीचर और ये नहीं कहना चाह रहा आपको कि नहीं, टीचर भी हो गए और कहीं और सट्टेबाज भी हो गए, या क्रिकेटर हो गए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि टीचर स्टूडेंट जैसे दो वो है ना, कॉम्बिनेशन है। स्टूडेंट पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है। ऐसी ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सिलेशन दो अपोजिट कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए, आप एंजाइम के बारे में समझ गए। अब देखिए, ये जो हमारा साइकिल है पूरा, इसमें तीन स्टेप में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं इसे डिवाइड करके बताऊंगा। कार्बोक्सिलेशन एक, रिडक्शन, और एक रीजनरेशन। देख लेना केल्विन साइकिल पे आ जाओ। ठीक है बेटा। वैसे तो कई स्टेप होते हैं, बहुत से तो स्टेप ऐसे होते हैं कि जो रीजनरेशन में ना चेन होती है रिएक्शंस की, बोल देते हैं बस रीजनरेशन, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे जितना पढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो डिटेल में बहुत बड़ा होगा। तो हम इनको तीन रिएक्शंस में बेटा डिवाइड करके बात करते हैं, क्योंकि नीट के अकॉर्डिंग ही हमें बात करनी है, उसी हिसाब से है ना बेटा। तो आप अपने उसको एनसीईआरटी में देख लें, और अपने रफ कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि मैं बजट के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। जैसे उसमें तो ऐसे बता रखा है, हम आपको दिखाएंगे कहाँ पर क्या क्या कितना हुआ, क्योंकि आपके जेब में क्या रखा हुआ है आपको पता ही है। इन पॉकेट यहाँ पे थॉट में फिर से लिख देते हैं, अब यूज होने वाले हैं ये 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच। ठीक है भाई साहब। बात है नहीं बेटा।
देखिए मेन मेन वो लिख दी हमने। अब ये दूसरे पेन से वो करेंगे पूरे कार्रवाई। तो देखिए आरयूबीपी के हमने कितने कार्बन है आप जानते हैं? 5 कार्बन। और पीजीए कितना कार्बन है? 3 कार्बन, है ना बेटा? तो आरयूबीपी के हमने 6 मॉलिक्यूल लिए। कितने लिए? 6 एक साथ। मतलब मैं केल्विन साइकिल के 6 टर्न दिखा रहा हूं एक साथ। 6 टर्न। एनसीईआरटी में 1 टर्न है, लेकिन उसको भी 1 टर्न के अकॉर्डिंग मैं बैलेंस करा दूंगा। तो 6 मॉलिक्यूल लिए, एन मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है? तो टोटल कितने कार्बन हो गए इसके पास? 30। 30 हो गए। 6 कार्बन बाहर से CO2 के फॉर्म में आ गए। H2O भी होता साथ में, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस, आजा बेटा आजा। कहें पहले देख के, हाँ फिर। तो पता है, छह 6 CO2 और आगे 6 कार्बन। तो कितने हो गए? 30 और 6, 36, 36। अच्छा 36 कार्बन हो गए ना बेटा? तो 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 12। 12 थ्री जा कितने होते हैं लाली? हाँ इससे चलिए कि कैसे ही बात है ना। अरे 36 को 3 से डिवाइड कर दे, 36 को 3 से, तो 12 आ गया। क्यों करना पड़ा? ये तो ये वाली बात हो गई। हमें आप क्यों पढ़ा रहे हो? नीट का एग्जाम तो 1 साल बाद है। अरे बावली लड़की, मेरी बात सुन बावली। देख, पहली बात तो तू चल इसे भी छोड़। मैंने तुझे क्या बताया था कि एक आरयूबीपी और एक CO2 मिलकर कितने पीजीए बना रहे थे, जरा बताना वो रिएक्शन। क्या नाम है तेरा? लवी। अब तो ध्यान सुनना, बस तू सुनना है ना। एक लिख, रख कॉपी में लिखना। जो लिखवाई थी क्वेश्चन कहाँ थी? लिख आरयूबीपी, 5 कार्बन लिख उसके नीचे, प्लस CO2 1 कार्बन। 6 कार्बन हो गए? 6 कार्बन नहीं हुए ये? अब एरो लगाया, एरो लगा के 3 पीजीए, 3 कार्बन का है। तो 6 कार्बन ये हैं, वो 3 कार्बन का है, तो उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? नहीं बनेंगे? दो। एक पीजीए, दूसरा पीजीए, दोनों मिलके हो गए 6 कार्बन। ठीक है लाली? 6 और वो 6 हो गए, 5 और एक 6। तो 6 6 बराबर नहीं हो गए? अब बैलेंस नहीं करेगी? अच्छा, जब 1 से 2 बनते हैं, तो जब 6 लेंगे तो 12 नहीं बनेंगे? ये भी कॉमन सेंस है, अगर कैलकुलेशन नहीं करना। अगर ये पता है कि एक आरयूबीपी से 2 पीजीए बनते हैं, तो 6 अगर मैंने ले लिए तो कितने बनेंगे? 12। और अगर वो नहीं तो सीधे कैलकुलेशन कि भैया 6 5 जा 30 और 6 36, और ये 3 कार्बन वाला है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे जब 36 कार्बन अवेलेबल है? तो 12 नहीं हो गए? तो बेटा रे, ये रुबिस्को ने प्रोसेस कराई, एंड डेट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। ये जो प्रोसेस है क्या बोली जाएगी? यानी जो हमने वो स्टेप बोला था, है ना, ये स्टेप हो गया। बस इसमें CO2 यूज हुई, रुबिस्को ने कैटेलाइज कराया, 3 पीजीए के 12 मॉलिक्यूल बन गए। 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखा हुआ मिले आपको, चाहे सीआरटी में, चाहे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा मिले, एक ही बात है। और जिनके में फॉस्फोग्लिसरेट ऐसे लिखा है ना, तो एनसीईआरटी में भी शॉर्ट में वो पीजीए अपना ब्रैकेट में वहीं पे साइकिल में करते रहना, लिख ली। ठीक है? एक CO2 और एक H2O यूज हुआ तुम्हारे, अगर एक टर्न के अकॉर्डिंग बताऊं मैं, और 2 पीजीए बन गए। कितने मॉलिक्यूल बन गए उसके फॉस्फोग्लिसरेट पीजीए के? 2। अगर एक टर्न चला रहे तो 2 बन गए। अच्छा, अब इसका हुआ रिडक्शन। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। और इससे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बेटा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। ग्लिसरिक एसिड से क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। या बोले तो पीजीए से PgAl बन गया। ठीक है?
एनसीईआरटी में इसको लिखा है ट्रायोज फॉस्फेट। क्या लिखा है? एक्चुअली ट्रायोज फॉस्फेट एक कॉमन सा नाम है, ये बहुतों का होता है। मतलब कोई भी 3 कार्बन वाली जो शुगर होती है ना, वो ट्रायोज फॉस्फेट बोली जा सकती है। तो इसीलिए आप इसके और भी नाम याद रखें। हालांकि ये ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ोगे ना अगर रेस्पिरेशन में, तब भी आएगा। ट्रायोज फॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड यहां पर पीजीएल, 3 पीजीएल, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, पूरा नाम। जैसे वो था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका नाम क्या है बेटा? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 पीजीएल। ठीक है? ये भी, सॉरी, ये भी 3 कार्बन वाले कंपाउंड है और इसके भी 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है? अच्छा, एक और नाम बताता हूं इसका, मैं देखो ध्यान सुनना। अगर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोल दूं मैं, तो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट नहीं बोल सकता। मेरा नाम है ब्रिजेश तोमर। कहीं कहीं पर फाइनेंशियल उसमें लिखा होता है, सरनेम पहले होता है तोमर ब्रिजेश, ऐसे भी लिखा जाता है। सरनेम पहले आता है, देन इनिशियल आता है ना? तो बेटा ऐसे ही पीजीएल है पागल, फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, इसको हमने क्या बोलते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, जीएपी गैप। ग्लिसरल्डिहाइड दोनों एक ही नाम है, बस एक को आपने फॉस्फो से शुरुआत किया, एक को ग्लिसरल्डिहाइड से शुरुआत किया। मतलब ये नहीं कि मैंने बनाए हुए हैं, ये ऑफिशियल नाम है। मतलब और ये मत सोचो ना कि ऐसे हमने बना दिए मन में। हाँ, पागल और गैप वैप तो हम ऐसे बोल रहे हैं। तो ये, अच्छा जी, यहाँ पे एक बात और भाई साहब, ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है। कौन है ये? ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड था ना बेटा ये। और ये वाला जो पीजीएल है, ये की कंपाउंड है, की कंपाउंड, जो कि आगे डिसाइड करेगा कि क्या होना है। समझे भाया? की कंपाउंड, ये पीजीएल। अच्छा, इस दौरान ये जो रिडक्शन हुआ, इस दौरान क्या हुआ? आपके जेब में जो रखे ना 18 ATP और 12 NDPH, उनमें से 12 मॉलिक्यूल यूज हो गए, 12 ATP और 12 NADPH इस प्रोसेस में यूज हो गए। 12 ATP आपकी जेब में से निकल गए है ना, 12 NADPH। हालांकि इस पे यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे, लेकिन मैंने तो बैलेंस करने के लिए बता दी है। एक्चुअल में नहीं तो बच्चा सोचेगा ना कि वो फॉस्फेट गया कहाँ, वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में निकल जाते हैं मॉलिक्यूल। और इसके एच, इसलिए बेटा NADPH था ना और NDP रह गया, जब रिडक्शन होता है तो एच गेन होता है, तो इसने एच गेन करके ये बना दिया, रिडक्शन हो गया। एच यूज हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो गया, गेन कर रहा है ना। तो ये स्टेप जो है, ये रिडक्शन का स्टेप, यहां से यहां तक का स्टेप रिडक्शन हो गया। ठीक है? क्लियर? 12 मॉलिक्यूल साहब हमारे पास पीजीएल के हैं। अब एक बात बताओ, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। चक्कर क्या है, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल दिखाता ना बेटा, तो एक ग्लूकोज भी नहीं बनता, उसका छठवां हिस्सा बनता, तो 1/6 ग्लूकोज लिखना पड़ता कायदे से। तो वो है ना, इसीलिए हमने 6 साइकिल चला रहे हैं एक साथ, क्योंकि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 साइकिल चलानी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज, जिनके पास एनसीईआरटी वाला वही डायग्राम को ठीक करना चाहो, तो वहां पे, यहाँ पे ना बेटा
दो एटीपी और दो एनएडीपीएच यूज करा देना, दो कर देना, क्योंकि उसने शायद लिखा नहीं होगा दो भी। हाँ, है ना, ये लिखा ना। हाँ, तो दो एटीपी और दो एनएडीपीएस कर लो इस स्टेप पे, एनसीईआरटी वाले में कर लिया ना बेटा। हाँ, तब करेक्ट होगा। अच्छा, तो अब क्या होता है, देखिए इसमें 6 कार्बन है और इसके पास 3 कार्बन वाले 12 मॉलिक्यूल हैं। तो ये बताओ मुझे, इसको एक ग्लूकोज को बनाने के लिए इसके कितने मॉलिक्यूल लगेंगे पीजीएल के? ये सोच के बताओ, पीजीएल के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे एक ग्लूकोज को बनाने के लिए? हैं, बताओ। कोई दो कह रहे हैं, कोई तीन कह रहे हैं, बताओ। दो लगेंगे, बिल्कुल सही बात है, कॉमन सेंस है कि भाई जब 3 कार्बन वाला है तो टू थ्री जा 6, तो दो लगेंगे, तो दो मॉलिक्यूल चलेंगे उधर ग्लूकोज बनाने। अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, उसमें से नीचे को एरो खींच रखा है एक, और ऐसे। अब मैं नीचे चला गया तो उधर कहाँ गया, कुछ तो बताओ। बच्चा कहता है ये कैसे टी टी पॉइंट बन गया। तो एक्चुअल में ये होता है कि इसके बारे में से दो मॉलिक्यूल बस जाते हैं इधर और 10 जाते हैं इधर। समझ गए बात को, नहीं समझे? इसीलिए दो लाइन है, ये दो एरो। अच्छा, दो मॉलिक्यूल चले गए, सफिशिएंट काम हो गया, क्योंकि ये सारा का सारा ग्लूकोज बनाने नहीं जाता। तो अगर ये चला जाएगा तो दोबारा से आरयूबीपी कहां से आएगा भाई साहब? दोबारा, है ना। तो बाकी जाता है आरयूबीपी की रीजनरेट करने को, आरयूबीपी का रीजनरेशन। अच्छा, एनसीईआरटी ने यहां से सीधा एरो लगा रखा है, लेकिन मैंने इसलिए, क्योंकि समझने के लिए बच्चे को वो 6 टीपी यूज कराने ना, तो यूज क्यों हुए, तो इसलिए मैंने उसका एक मेन जो वो है ना कंपाउंड, उससे पहले बनने वाला, वो बना दिया है। पहले बनता है राइबोलोज फॉस्फेट, मतलब 5 फॉस्फेट या राइबोलोज फॉस्फेट, फिर बनता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज, अरे ये और ये बस इतना अंतर है कि इसमें एक फॉस्फेट है और इसमें दो फॉस्फेट है, और कोई अंतर नहीं है दोनों कंपाउंड में। ठीक है, तो ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, इसमें भी बहुत सारे रिएक्शन होती है बेटा, चेन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 10 है पीजीएल के, 3 कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 30 हो गए ना। 10 मॉलिक्यूल हैं और 3 कार्बन है तो 30 हो गए, 10 3 जा 30। अच्छा, ये 5 कार्बन वाला है, कितने कार्बन वाला है ये? तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 6। किसी को अभी कोई दिक्कत हो तो फिर से सोच लेना, पूछ लेना। 6 5 जा 30 होते हैं और 10 3 जा 30 होते हैं। बैलेंस रहना चाहिए, ये नहीं कि बस साइकिल ऐसे घुमा के रट्टू मार लिया, रट्टे तोतों की तरह हो क्या रहा पता ही नहीं है हमें। 90% बच्चे तो रट्टा ही मारते हैं, बायोलॉजी को सोचते हैं कि तो रटने की चीज है, उनके ऐसी सोच बना रखी है। और उनके घर वाले भी या आसपास के लोग, "अरे बायोलॉजी तो रट लेना, बायोलॉजी ऐसा कर लेना।" ये भूल जाते हैं कि बायोलॉजी, मतलब खुलेआम बोल रहा हूं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कमजोर हो तो सिलेक्शन हो सकता है, अगर बायोलॉजी किसी की अच्छी भी है ना, तो भी सिलेक्शन नहीं होना, उसको बहुत अच्छी होना पड़ता है, क्योंकि एवरेज सबकी होती है लगभग। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? ऐसे ऐसे बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं कि जो जैसे 525 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, किसी के 80 90 नंबर भी आ गए फिजिक्स में, वो भी सिलेक्शन ले गए इसी साल। 80 90, केमिस्ट्री में आ गए 130 35, और बायोलॉजी में आ गए 320 310। हो गया काम। समझ रहे बात को नहीं? ये होता है, लेकिन अगर कोई सोचे बायोलॉजी में कम, कितना लेके आएगा फिजिक्स में? 100, है ना, 180 में से कितना लाएगा फिजिक्स में? 180 नहीं होते, सॉरी, 160। 180 का ही है ना। हाँ अच्छा, हाँ 180, 180 में से 170 लाएगा क्या? अगर उसके बायोलॉजी में 250 रह गए, बायोलॉजी में 250 नंबर रह गए, सोचो, है ना। तो आप समझ रहे हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर 300, और वो भी इस पेपर में, जो भी हुआ था लास्ट ईयर, उसमें तो फिजिक्स में अगर किसी के 100 थे ना, तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। तो आने को तो बायोलॉजी में 360 में से 360 भी आ जाते हैं, हालांकि
इस बार का पेपर ऐसा नहीं था। हाँ, बट मेरे ही पढ़ाए हुए 4-5 बच्चों के अब तक ज्यादा ही होंगे, आ चुके हैं 360 में से 360 भी। समझे? उनके पड़े भी हुए हैं सालों के मेरे एफवी पर कि उनका मेल रैंक ये वो कई सालों से पड़े हुए हैं पहले, जो जब ये नंबर आए थे ना बेटा, पहले नहीं आते थे। ये बीच में जो ये ट्रेंड चला कि 720 आने लगे, 715 आने लगे, 710, तो बायोलॉजी में भी 360 आने लगे। नहीं तो 300 प्लस नंबर बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि 300 प्लस लाने के लिए भी आपको 80 के अराउंड पहुंचना पड़ेगा। 90 में से 78 के करीब सही हो तब, क्योंकि निगेटिव भी तो होंगे ना कुछ। खैर, बैक टू पवेलियन आ रहे थे हम। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरा हमेशा ये कहना होता है कि बेटा रट्टा मत मारा करो, है ना। अभ्युदय तो मेरी पुरानी क्लास उठा के देख लेना, पढ़ी होगी ये टॉपिक ना, सेम टॉपिक मेरे पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी लास्ट ईयर्स में। तो ये अभ्युदय पे पढ़े हुए होंगे, तो तुम मैच करना। क्या तब का स्टाइल और का स्टाइल बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा? क्या पता मैंने तब कहाँ से शुरुआत की थी पढ़ाने की ना, अब कैसे कर रहा हूँ। मसाला तो वही होगा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कम ज्यादा टाइम के अकॉर्डिंग, समय के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल ये नहीं है कि वही चीजें हैं, वही सब बातें रट्टू तोते की तरह बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि रटा हुआ नहीं है। अब अगले दिन आऊंगा और मान लो ये टॉपिक फिर से पढ़ाऊं, तो क्या पता कौन से शब्द निकलेंगे मुझसे। वो होता है समझा हुआ होना। मैं यही चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप समझ के चलिए चीजों को, तो भूलेंगे नहीं आप उसे। खैर, तो बेटा पता है ये 6 मॉलिक्यूल बन गए इसके। अब क्योंकि देखना, इसका नाम है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, इसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए ना हर एक मॉलिक्यूल को, एक एक फॉस्फेट सब में ऐड होगा। तो आपके जो 6 एटीपी थे ना इसमें बचे हुए, वो काम आएंगे अब, है कि नहीं। ये जो 6 एटीपी थे, ये अब यहां पर यूज हो गए, 6 एडीपी बन गया। अच्छा, फॉस्फेट नहीं निकालना है, क्योंकि फॉस्फेट तो इसके अंदर आ गया ना। ध्यान रखिए, ये नहीं करना है आपको कि एटीपी इज इक्वल टू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, नहीं। वो फॉस्फेट तो इसमें आ गया भैया, इसके साथ जुड़ के वो फॉस्फेट ये बन गया। ठीक है। अच्छा, 6 क्यों यूज किए हमने, 6 क्यों यूज किए? क्योंकि 6 मॉलिक्यूल थे, राइट। 6 मॉलिक्यूल थे तो 6 यूज करने पड़ेंगे भाई। तो पूरा 18 एटीपी 12 एनडीपीएच का बजट हो गया, नहीं हो गया? एक ग्लूकोज बनाने के लिए जो हमें लाइट फेज में कहाँ कहाँ मिले थे वही बता दिया था। ये एनसीईआरटी बोलती है कि क्या क्या इन हुआ और क्या क्या आउट हुआ। देखो पन्ना पलटो तुम, पन्ना पलटोगे जब तुम, पन्ना बोले तो पेज, तो यहाँ पे ये ऐसे पेज में बोलेंगे इन और आउट। इन्होंने बताया नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन इन और आउट तो देख देख रखा है। और ये जो पूरा स्टेप है ना बेटा, देखिए ये दोनों, मतलब जैसे मैंने बीच वाला भी आपको बता दिया था, ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा, ये है रीजनरेशन। क्या है ये? रीजनरेशन स्टेप, क्लियर। तो ये पूरा मैंने केल्विन साइकिल बना दी। दीज आर एक्चुअली 6 टर्न्स ऑफ C3 साइकिल। ध्यान रखना इस बात को कि मैं 6 टर्न बता रहा हूं। अगर कभी क्वेश्चन आए कि केल्विन साइकिल के एक एक केल्विन साइकिल में क्या होता है, ध्यान सुनो ये बच्चियों, एक केल्विन साइकिल में क्या होता है या एक टर्न में क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि एक RUBP, एक CO2, 2 PGA बनते हैं, जो भी पूछेगा मतलब वो, है ना। और इस साइकिल में 3 ATP खर्च होते हैं टोटल ओवरऑल, और 2 NADPH खर्च होते हैं एक टर्न में। मतलब इसका भाई, इसका 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और 1/6 ग्लूकोज बनती है। कितनी बनती है? 1/6, उसका छठवां हिस्सा, मतलब अब ऐसे कोई हिस्से में थोड़ी बनती है, तो बल्क में बनती है। वास्तव में तो स्टार्च वगैरह इकट्ठी होती है बल्क में, एक भी ग्लूकोज नहीं बनता ऐसे, बहुत ज्यादा बल्क में चल रही होती है ना, पता नहीं हजारों साइकिल एक साथ। नहीं समझे मेरी बात को? ये तो समझाने के लिए बताया जाता है हमने कि सिंपलीफाई करके कि एक ग्लूकोज के लिए बता दे भाई, समझ में आ जाएगा अच्छे से।
ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फॉर synthesis of one glucose molecules, how many ATP and NADPH या NADPH molecules are utilized during reduction phase? अब उसने क्या कर दिया, बच्चे ने तो याद रट्टा मार रखा 18 एटीपी 12 एनडीपीएच। क्या मार रखा है रट्टा? 18 और 12। उसने उसमें लास्ट में लिख दिया इन रिडक्शन फेज, तो आंसर आएगा 12 12 12 एटीपी 12 एनडीपी। ये क्वेश्चंस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको मिले ऑप्शन में 18 एटीपी 12 एनडीपी जरूर मिलेगा, गारंटी है इस बात, समझ गए। और एक मिलेगा वो एक और दो वाला स्टेप से एक साइकिल के हिसाब से, लेकिन ग्लूकोज बोला है तो आप 6 वाला टर्न लेंगे, एक ग्लूकोज अगर बोला है तो। अब यही दिमाग में चीजें रखना, यही तो है पढ़ना, और क्या है कि दिमाग एक्टिव रहे। ये नहीं कि बस एक बार टर्न लग गया तो रट्टा मार के बैठ गए कि अब कुछ भी आ जाए क्वेश्चन कैसे फरमाए हमें तो वही लगाना है। नहीं, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, आंसर आपका चेंज हो जाए, समझ रहे हो ना। तो अगर इसी क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया होता, हाउ मेनी एटीपी एंड एनडीपीएच आर यूज्ड ड्यूरिंग रीजनरेशन स्टेप फॉर फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के लिए ही रीजनरेशन स्टेप में कितने एटीपी और एनडीपीएच यूज हो रहे हैं? 6 एटीपी और 0 एनएडीपीएच। कोई भी एनएडीपीएच यूज नहीं होता है, उसने बेशक पूछा है, जीरो भी तो आंसर हो सकता है, नहीं समझे। तो चलिए, अब मुझे बताओ समझ में आ गया सबके? कैडविन साइकिल फर्स्ट क्लास, चलें? नोट कर लिया? जिस किसी ने कर लिया कर रहे हो बच्चों, हटा दूं इसको? एक्चुअली आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो पहले C4 पाथवे देके तब शायद बाद में बता रखा है, मुझे लगता है ये देखना एनसीईआरटी में। हाँ बाद में ना, तो वो भी गलत है, क्योंकि चक्कर क्या है, अच्छा C4 पाथवे पढ़ाया जाता है ना तुम्हें एनसीईआरटी में, तो उसमें बोला जाता है इसमें क्रेंज एनाटॉमी होती है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अबे होता क्या फोटो रेस्पिरेशन, वो तो पहले बता देते, तभी तो C4 की बात करेंगे। क्योंकि ये देखिए, आप जानते हो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हम आगे पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन यूज होती है, CO2 निकलती है। क्या होती है उसमें? और CO2 निकलती है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है बेटा। अब आप ये कह सकते हो कि सर सनलाइट की प्रेजेंस में जो हो रहा है ना अगर, तो फोटो हो गया, है ना। लेकिन ये केवल रेस्पिरेशन नहीं है, ये केवल रेस्पिरेटरी प्रोसेस नहीं है, उसमें तो प्रोसेस में क्या होता था आपको पता है? एनर्जी 36, है ना। यहाँ पे ग्लूकोज भी यूज होता था, ग्लूकोज का वो होके, और 36 से 38 एटीपी मिलते थे, याद है। तो बेटा रे, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं मिल रही, कोई एटीपी नहीं मिल रहा यहाँ पर, बस नाम नहीं है, होता है ना नाम, झूठा नाम, बस नाम में ही रेस्पिरेशन है कि ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होती है और CO2 निकल जाती है, ऑक्सीजन यूज होती है और देखिए होता क्या है एक्चुअल में बेटा, तू भी स्टूडेंट है? जी सर। कहाँ है तेरा बैग वैग कॉपी वॉपी कुछ भी? इसमें ही है। अच्छा इसी में है। ये तो आज पहले दिन आया मुझे लग रहा है जमुड़ा, क्या नाम है? अर्पित। थोड़ा सा खिसक जाना बेटा, कोने पे आधा ही बैठा है अभी। हाँ, तो भाई एक्चुअली में सुनते रहे ध्यान से, बहुत अच्छी कहानी है ये, एक मतलब हार्मफुल प्रोसेस है। कैसी है? C3 प्लांट के लिए कैसी है बेटा? वेस्टफुल प्रोसेस। ध्यान सुनना मेरी बात, इसमें ना तो कोई एटीपी
NADPH प्रोडक्शन होता है ना? सुनते रहना। यहां पर बेटा नो पे छोड़ो, CO2 वेस्ट हो जाती है, एवोल्यूशन हो जाता है। CO2 क्या हो जाती है? देखो मेरी बात सुनो। जो आप जानते हो प्रोसेस नॉर्मली क्या होनी चाहिए, नॉर्मली प्रोसेस ये होती थी, ये डार्क फेज में ही है साथ में। नॉर्मली प्रोसेस ये होती थी कि CO2 रूबिस्को उसको RUBP से बाइंड करा के शुगर बनाता था। फाइनली तो शुगर ही बनाता था ना बेटा, या PGA बनाता था शुरू में। ठीक है। तो RUBP और CO2 यूज होते थे शुगर बनाने के लिए, या है ना, CO2 को फिक्स कराने के लिए। ये तो होता था C3 प्लांट में। अब C3 प्लांट में इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब ये प्रोसेस होती है, कि इसमें जो CO2 को फिक्स होना चाहिए था, वो CO2 प्लांट के अंदर से, मतलब बाहर से तो आती नहीं है, अंदर की उसकी खुद का कार्बन वेस्ट और हो गया, बाहर निकल गया प्लांट से। जब कार्बन ही बाहर निकल रहा है तो फिक्स कैसे होगा वो? तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी नहीं होगी? अच्छा, जो RUBP और रुबिस्को, RUBP कंपाउंड है और रुबिस्को एंजाइम है, जो कि बेटा CO2 को फिक्स कराने में यूज होने थे, वो ऑक्सीजन से बाइंड करने में खर्च हो रहे हैं बिना बात के। मतलब जिसको CO2 से बाइंड होना था, वो किससे बाइंड होने में खर्च हो रहे हैं? बिना बात के ऑक्सीजन से। तो वेस्टेज, कोई एनर्जी अगर बननी होती, चलो हम सह भी लेते वेस्टेज कि भैया कोई एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी बनने की बात तो दूर है, कंज्यूम और हो जाती है ATP के फॉर्म में। ATP के फॉर्म में कंज्यूम, ये कहीं चाहो तो रख लियो, अपने नोट कर सकते हो, है ना? ये इसके वो हैं कि क्या क्या इसके निकल के आए कंक्लूजन। इसीलिए हम बोलते हैं हेंस फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल या हार्मफुल प्रोसेस फॉर C3 प्लांट। ध्यान रखें इस बात को, है ना? उसका कोई इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है, वेस्टफुल या हार्मफुल प्रोसेस है C3 प्लांट के लिए, ध्यान रखें। अच्छा, मैं C3 प्लांट बार बार बोल रहा हूँ ना बेटा, क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा C4 प्लांट में नहीं होते। C4 प्लांट में ये प्रोसेस नहीं होती, तो इसीलिए पता है उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, उनमें शुगर ज्यादा बनती है इसी टाइम पीरियड में। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये बात समझ गए ना आप? नोट कर ली ये बातें? अब मैं देखिए यहां पर ये बता रहा था, ये सब जो हुआ फोटो रेस्पिरेशन, ये रुबिस्को के डुअल नेचर की वजह से है। नॉर्मली C3 साइकिल RUBP plus CO2, it gives PGA
देखिए, जरूर नोट करना ये बातों को। नॉर्मली बेटा क्या होता था केल्विन साइकिल में अब तक C3 प्लांट में, कि आरयूबीपी CO2 से बाइंड करके दो मॉलिक्यूल पीजीए के बनाता था। यही तो होता था बेटा। रूबिस्को ही कैटालाइज करता था। तो वहां पर रूबिस्को का जो काम था ना, वो था एज ए आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। कैसे काम था? क्योंकि कार्बोक्सिलेशन करा रहा ना बेटा, तो उसका नाम है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है। वैसे नाम तो उसका पूरा है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अच्छा, लेकिन इस प्रोसेस में फोटो रेस्पिरेशन में क्या करता है ये? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, CO2 से नहीं। मैंने बताया था तुम्हें, क्योंकि ये ऐसा एंजाइम है यार, फोटोसिंथेसिस में अकेला ऐसा एंजाइम है प्रोसेस में, कि जो दोनों नेचर रखता है, CO2 से भी बाइंड करने की क्षमता रखता है और ऑक्सीजन से बाइंड करने की क्षमता रखता है। तो पता है यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड करेगा ना ये, रूबिस्को कराएगा, तो फिर इसको रूबिस्को को क्या बोलेंगे? आरयूबीपी ऑक्सीजनेज। यहां पर इसका नाम आरयूबीपी ऑक्सीजनेज की तरह है, वहां कार्बोक्सिलेज था, वही सेम रूबिस्को। समझ लो ना, मैंने बोला कि एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट। और जो कंपाउंड बनी ना इस बार, वो दो पीजीए के मॉलिक्यूल नहीं बनी। मतलब पीजीए के दो मॉलिक्यूल बनने थे पहले, तीन तीन कार्बन वाले। अब एक तीन कार्बन का बना फॉस्फोग्लाइको, टू कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट, और एक तीन कार्बन का पीजीए, जो फॉस्फोग्लिसरेट होता है। यानी यहां पर एक नया कंपाउंड आ गया, है ना? कौन सा वाला? फॉस्फोग्लाइकोलेट, दो कार्बन वाला। अब तुम ये कहोगे सर पीजीए तो अभी बनना है ना, बनना है ना पीजीए। लेकिन एक बात बताओ, नॉर्मल साइकिल में एक आरयूबीपी से दो पीजीए बनते थे, और अब कितना बनना है? एक। तो कमी कम हुआ नहीं हुआ? अब आगे जब शुगर बनेगी तो उसमें भी कमी आएगी नहीं आएगी? तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई नहीं हो गई? ये कहानी है, जो वेस्टेज है, नुकसान है। अच्छा सुनो, मैं यहां पर एक बात और बता रहा था बेटा, ये एनसीईआरटी में लिखी मिल जाएगी लाइन, कि जो रूबिस्को है, रूबिस्को की एफिनिटी दोनों के लिए है। मतलब CO2 से बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से भी। लेकिन जनरल अगर हम देखें, मतलब इन दोनों में से किसके लिए उसकी ज्यादा एफिनिटी है? ध्यान सुनना मेरी बात। आर जो रूबिस्को है, वो CO2 से भी बाइंड कैटलाइज करा सकता है प्रोसेस को, और ऑक्सीजन के साथ भी। तो दोनों के लिए उसके पास, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती हैं। क्या होती हैं? बाइंड करने के लिए। तो दोनों के लिए एक्टिव साइट है इसके पास। लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं, CO2 रूटू अगर इक्वल हैं, तो ये कभी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा। किससे करेगा केवल? क्योंकि इसकी हाई एफिनिटी फॉर CO2। किसके लिए एफिनिटी ज्यादा है? CO2 के लिए ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता ना बेटा, फिर तो C3 प्लांट मर जाते, सर्वाइव नहीं करते भाई। फिर वो शुगर कैसे बना सकते थे? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% या 0.036%। वो तो एक से भी कम है, और वो 20-21 है। इतना अंतर है, नहीं समझे? तो फिर तो कभी भी, अगर उसकी एफिनिटी CO2 के लिए ज्यादा नहीं होती, सपोज करो, तो फिर तो कभी भी CO2 से बाइंड करता है, करेगा ही नहीं इन कंडीशंस में। वो तो हमेशा ऑक्सीजन से बाइंड करता रहेगा। बात खोपड़िया मारी ना। तो इसका मतलब ये कि CO2 के लिए उसकी काफी ज्यादा एफिनिटी है। वो तो क्या है कि जब कंडीशंस में ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा सी होती है, और करंट लेवल से भी, और CO2 थोड़ी कम सी, तो वो फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। या आप ये कहो कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन होता रहता है। ठीक है, नॉर्मल भी चलता रहता है केल्विन साइकिल, और कुछ ना कुछ ये भी चलता रहता है। तो इसको तो बहुत सारा है ना एंजाइम, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी तो कम हो ही जाती है बेचारे प्लांट की। ठीक है, तो हमेशा C3 प्लांट क्या डिमांड करते रहते हैं? हमेशा बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड ज्यादा। अगर इसीलिए एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, अगर एनवायरमेंट में CO2 का लेवल बढ़ेगा ना बेटा, तो C3 प्लांट की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम ना, यानी खुश हो जाएंगे वो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बात अलग है कि फाइनल जो इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर, वो ठीक नहीं होगा।
लगातार CO2 बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, इम्बैलेंस हो भी रहा है इतना सारा। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना वो बढ़ रहा है। ग्लोबली जो टेम्परेचर है ना, ग्लोबल टेम्परेचर, मेन टेम्परेचर था ग्लोबल का, वो बढ़ रहा है। क्योंकि जो ग्लोबल मेन टेम्परेचर है ना बेटा, वो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस है ग्लोबल। अब 18 का मतलब ये है कि मान लो सर्दियों में 0 है या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, गर्मियों में 50 तक है। सबका एवरेज, हर जगह का, पूरा अर्थ का मीन जो टेम्परेचर बता रहा हूँ, ठीक है, वो 15-18 के आसपास है। 15, धीमे 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 15 था पहले, काफी साल पहले, 250 साल पहले। धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो रात को? कहीं कहीं अभी भी माइनस में होगा बहुत ज्यादा। हाँ, सिया अपने ही देश में देख लो, ये जो हमारे जवान रहते हैं सियाचिन वगैरह, वहां पे तो बेचारे वो उसमें रहते हैं। उनको ऐसे ऐसे, उनको जो बेटा जैकेट वगैरह और शूज, वो मतलब कई कई लाख के, बहुत बहुत महंगे, बहुत कॉस्टली बना के देती है सरकार। नहीं तो गल जाएंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे। पहले ऐसे ही मर जाते थे वहां, केवल वो करने में, निगरानी में ही ना, चाइना का वो बॉर्डर वॉर्डर पड़ता है। तो ऐसी जगह है जो हम लोग आराम से, है ना, बैठे रहते हैं ना सुरक्षित, रजाई ओढ़ के और कपड़ों में, वहां पर वो पूरा दिन रात ना, क्योंकि पानी भी वो गर्म कर करके पिघला के तब पीते हैं ना, वो तो जम जाता है सब कुछ, सब जमा रहता है। तो वहां पे कोई भी जवान लगातार नहीं रह सकता, मतलब उनको ना, जैसे 6 महीने रह लिए तो उन्हें पोस्ट, हाँ, शिफ्ट कर देंगे उन्हें, मतलब कभी ये नहीं तो मर जाएगा फाइनली बंदा, बॉडी इतना झेल नहीं पाएगी। तो खैर, तो ऐसी ऐसी जगह हैं। अंटार्कटिका देखो कैसा कैसा है ना, साइबेरिया जैसी। लेकिन ओवरऑल, अब सुनो मेरी बात, ये जो टेम्परेचर जो मेंटेन है ना, मैं एक बात और बताऊं तुम्हें, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, और उन ग्रीन हाउस गैस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है CO2 का। 60% कंट्रीब्यूशन CO2 का होता है। CO2, मीथेन, है ना, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं बेटा। तो ये क्या करती हैं, अर्थ के ऊपर, एटमोस्फेयर के ऊपर एक जमा सी हो जाती हैं। हमारे एटमोस्फेयर के ऊपर क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। CO2 मतलब मेन तो CO2 मान के चलो, आप CO2 की बात कर रहे हैं हम। तो वो ब्लैंकेट सा है बना लेती है, मतलब या एक तरीके से समझो इकट्ठी हो गई। हाँ, तो पता है, ये जो सनलाइट आ रही है, एक तो मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ बैलेंस की, ये सनलाइट आ रही है, आपने कभी सोचा कि अगर ये रेडिएशन लाइट एनर्जी है, थर्मोडायनेमिक्स का रूल क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ना तो उसको, ऊष्मा को, एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्जन में एनर्जी लॉस होता है, सेकंड लॉ। तो पता है, अगर ये केवल आती रहती आती रहती आती रहती, जाती नहीं यहां से लौट के, तो दुनिया कभी खत्म हो चुकी होती। एनर्जी आती रही, जल जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाए, राख बन जाएंगे। कितने हजारों टेम्परेचर हो जाएगा, हजारों में जाके डिग्री सेल्सियस। तो रेडिएशन आता है ना, और यहां से अर्थ से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाता भी है वापस, वापस ऊष्मा एनर्जी, जाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन पूरा जला जाना भी जरूरी नहीं है, मतलब देखो बैलेंस, अगर वो पूरा चला गया, यहां से जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, हमारी जो हीट एनर्जी निकलती है ना, वो कहाँ गई, वो हमारे एटमोस्फेयर से वापस चली जाती है। तो अगर वो पूरी निकल जाए, तो अर्थ पे टेम्परेचर रहेगा -20। मीन टेम्परेचर बता रहा हूं मैं, जो अभी मैं बोला था 18 है, वो -20। इसका मतलब तुम समझ गए ना, कि कहीं कहीं पे तो -500 हो जाएगा, जहां पे अभी -50 होगा। गर्मियों में भी, मतलब गर्मी की रहेंगी नहीं, जब -20 में बोल रहा हूँ, पूरी साल का एवरेज। तो ये जो CO2 और जो दूसरी गैसेज हैं, ये क्या करती हैं, उस जाते हुए रेडिएशन को, उसका
कुछ पार्ट को वापस भेज देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं वापस अर्थ पे। जो जाता हुआ है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हीट, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करके, और जितनी ज्यादा ही होंगी ऊपर, उतने ज्यादा रेडिएशन भेजेंगी वापस बैक टू अर्थ, उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो उनको टोटली भी हटाना ठीक नहीं है, मतलब आप कहो कि CO2 ना ही रहे, या मतलब है ना, या ये वो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं जिंदा रह पाएंगे। और जब ये ज्यादा हो जाती है, कार्बन गैसेज है ना, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड मेन, तो फिर ये ज्यादा रेडिएशन भेजने लगती है, तो धीमे धीमे पूरे अर्थ का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। यस सर। और आप देख ही रहे हो, अचानक से अभी इस बार तो यहाँ भी देहरादून में भी हो गया था कि बादल फट गया था आपके पड़ोस में। नहीं तो हर जगह पहले होता था कि सीजन में एक दो बार घटना कहीं की आती थी, हिमाचल या उत्तराखंड की। अब तो हर जगह हो रहा है ना यस सर। चेंज। ये सब इन्वायरमेंट का ही चेंज है बेटा, सब कुछ। तो खैर, मतलब आप ये मान के चलिए कि CO2 को केवल बदनाम करते रहते हैं ना हम, बहुत बुरा, इतनी बुरी भी नहीं है वो, उसका रहना भी जरूरी है। और C3 प्लांट के लिए तो उनका रहना, उसका रहना, मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जैसे आपको किसी दिन आपके मनपसंद खाना मिल गया हो, वो तो खुश हो जाता है जब ज्यादा CO2 मिल जाए तो। अच्छा, तो इसमें पहला बनने वाला कंपाउंड है फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या कंपाउंड है? दो कार्बन वाला, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड C2 साइकिल। किस नाम से जानते हैं भाई साहब? C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, या PCO भी कहते हैं इसको। PCO, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। कार्बन ऑक्सीजन। हाँ जी। और जो नॉर्मल डार्क फेज है ना, नॉर्मल डार्क फेज, उसको PCR भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, PCR। ये PCO है, C2 साइकिल है। क्योंकि अच्छा, तुम कहोगे सर बन तो रहे हैं दो दो कंपाउंड, लेकिन क्योंकि PGA तो पुराना ही है ना जो हम जानते हैं केल्विन साइकिल में, इसीलिए इसको C2 साइकिल के नाम से जाना गया। ठीक है। अब मैं पूरा ये पाथवे नहीं बता रहा हूं आपको यहाँ पे, नहीं तो चाहो तो मैं पूरा भी छाप दूंगा। फोटो रेस्पिरेशन पहले NCERT में पूरा छपा हुआ आता था। देखिए, इसमें ना 3 सेल ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होता है ये। किसमें होता है? 3 सेल ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होता है बेटा ये। कौन कौन से? बिल्कुल सीक्वेंस में ही इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। क्लोरोप्लास्ट ना, पेरोक्सिसोम, सीक्वेंस वाइज, और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 नाम नोट कर लेना, इन तीनों में कंप्लीट होती है प्रोसेस, ये एक ही प्रोसेस 3 ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होती है भाई साहब। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों मैंने सेल ऑर्गेनेल वाले उसमें भी बात की थी है ना, उधर बताई थी। कर लिया नोट? नोट कर लो। और एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा पाठ ही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें दो और नोट करा देता हूँ जरा, जिन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हुए हैं। चले आगे। वो तो नोट कर लेना, नाम तीनों।
बेटा जैसे पहले तो सबसे पहले यूज होता है वो तो क्लोरोप्लास्ट में होता है यस पेरोक्सिसोम। पता है पेरोक्सिसोम का नाम ही इस वजह से पड़ा क्योंकि पेरोक्सिसोम में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होके ना और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, H2O2। यस पेरोक्सिसोम तभी तो पेरोक्साइड है ना नाम, उस वजह से था। तो ये आपको एक बार जब नीट के प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको एक बार मिलेगा कि कहां कहां पर फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है। तो बच्चे का दिमाग पहले तो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, वो रेस्पिरेशन वाली बात है। अरे यार इनका गैंगवार शुरू हो गई। ट्रैक कर दे सर एक है? ट्रैक कर दे हाँ हाँ। भाई ऐसे मैं तो चलो ठीक है, समझ गया बात को। इन दो जगह होता है, पेरोक्सिसोम में और क्लोरोप्लास्ट में, दो जगह ऑक्सीजन यूज होती है बस। बाकी तो पाथवे की तो जरूरत ही नहीं है। अब मैं जल्दी से, क्योंकि टाइम भी खत्म हो जाएगा नहीं तो, वो बता दूं C4 पाथवे। यस सर भाई हैच एंड सिलेक्ट, हैच सिलेक्ट में दिया था। एक सिलेक्ट हाँ देखो, मैंने तुम्हें बताया कि शुगर केन की लीफ में डिस्कवर किया था, वही रेडियो एक्टिव CO2 दे के बताया था ना मैंने। सर तो फर्स्ट बनने वाला कंपाउंड 4 कार्बन वाला था। आप एक चीज नोट कर लेना कि देखिए, जिनमें पहला बनने वाला कंपाउंड 3 कार्बन था उन्हें तो C3 प्लांट बोला गया, और जिनमें 4 कार्बन वाला था वो C4। C3 प्लांट कौन कौन से होते हैं? C4 तो C3 प्लांट देखिए ध्यान सुने, एक तो एलगी से लेके यानी C3 प्लांट बहुत ज्यादा होती है, एलगी से लेकर के जिम्नो तक सारे, यानी जो आप एलगी पढ़ते आ रहे थे, क्लोरेला क्लेडोफोरा, दिन के एक्सपेरिमेंट हुए, सारे C3 प्लांट है। और बेटा ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स, जो डाइकोटिलेडनस होते हैं ना, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द वो होते हैं C3। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम दिए मैंने। मोस्ट ऑफ द मोनोकोट प्लांट्स लाइक शुगर केन, मेज, सोरगम एक्सेट्रा। ठीक है, वहां पर तो वो आ ही गए, क्लोरेला वगैरह वो सब। ये इन पे बहुत पूछा जाता है कि शुगर केन में तो एक्सपेरिमेंट ही हुआ था। C4 प्लस C4 कर लिया नोट? तो पता है यहाँ पे ना बेटा, एक स्पेशल C4 प्लांट में आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे भी, एक स्पेशल क्रेंज एनाटॉमी होती है। क्या होती है? क्रेंज एनाटॉमी। इसकी वजह से ना, मतलब ध्यान रखना, दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। इस क्रेंज एनाटॉमी होने की वजह से इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता। और फोटो रेस्पिरेशन अगर नहीं होता
तो आप जानते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इनका CO2 है ना बेटा, जो फिक्सेशन है वो रेट वो ज्यादा होती है क्योंकि इनमें क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती। क्लियर है? तो देखिए प्रोसेस होती क्या है, चलें आगे। देखो क्रेंज एनाटोमी का भी वो बना देता हूँ जल्दी से मैं। अगर फैक्टर वेक्टर कुछ रह भी जाएंगे तो वो तो पढ़ के ऐसे ही देख लोगे तुम, है ना, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेन प्रोसेस करनी जरूरी है ना बेटा। हो गया सर। और बातें नहीं बच्चों। बातें नहीं, ध्यान सुनो। देखो ये एनाटॉमी है उसकी, C4 प्लांट की। क्या बनाया है हमने, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब होता है गले का जैसे हार, गले का हार, मोतियों का हार, क्रेंज मतलब एक गोला जैसा। या फिर मैं आपको और ढंग से क्लियर कट बोलूं, जो जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे वीर सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं, यस सर। तो जब उनको सम्मान दिया जाता है तो आपने देखा फूलों का एक ऐसे गोला सा बना हुआ सा श्रद्धांजलि देने में रखा जाता है, गोल गोल वो क्रेंज है। क्योंकि क्रेंज का मीनिंग होता है रेत, रेत या रीत, और इसका मतलब होता है गले का हार लाइक स्ट्रक्चर। समझे, उससे ये नाम आया है क्रेंज। क्योंकि ये मतलब समझना जरूरी है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, जब एनाटॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो एनाटॉमी सेक्शन जब लेते हैं, एनाटॉमी हम बात करते हैं टिश्यू की, तो सेंटर में होते हैं वास्कुलर बंडल, पृथ्वी तो होता है। तो वास्कुलर बंडल वो दिखाने से हमारा मतलब नहीं जालम और फ्लोएम, ये लीफ की एनाटॉमी दिखा रहे हैं। तो उसके वास्कुलर बंडल के चारों ओर थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं कई लेयर में, कंसेंट्रिक लेयर ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स जो क्रेंज लाइक मैनर में होती हैं। कैसे होती हैं, क्रेंज मैनर होता है ना गोले वाले में, कई कई लेयर हैं। इनको बोलते हैं बंडल सी सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, बंडल सी सेल्स। BSC। BSC का मतलब बंडल सी सेल्स। और ये जो दूसरी वाली है ये मीजोफिल सेल्स, साथ के साथ बनाते रहना, मिटा दूंगा मैं फिर उसके बाद में। ये मीजोफिल सेल्स हैं जिन्हें बनाना हो। अच्छा, तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि थिक वॉल्ड होती हैं। कैसी होती हैं, इसीलिए वो इम्परमेबल होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। एनसीईआरटी ने लिखा है, इन पे हर एक पे क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगातार। इम्परमेबल होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, इसलिए बाहर से कोई O2 वगैरह या CO2 ना एक्सचेंज इनमें नहीं हो पाती है। और
क्लोजली पैक्ड है एकदम। कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड, मतलब कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में नहीं है। और ये बेटा ये लूजली पैक्ड होती हैं जो मेसोफिल सेल्स हैं। दूसरी बात, इन मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ना, यस सर। ये नॉर्मल बेटा क्लोरोप्लास्ट है, नॉर्मल ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यानी ग्रेना उनमें पाया जाता है, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन जो बंडल सी सेल में क्लोरोप्लास्ट है, जो बंडल सी सेल में क्लोरोप्लास्ट हैं, ये लार्ज हैं, एग्रेनल या रूडिमेंट्री। प्रिमिटिव टाइप के। कैसे हैं ये? प्रिमिटिव टाइप के रूडिमेंट्री हैं ये क्लोरोप्लास्ट, इनमें ग्रेना नहीं पाया जाता। समझ गया आप बात को? कितनी बड़ी बात है। क्लोरोप्लास्ट तो है, स्ट्रोमा स्ट्रोमा ही, ग्रेना ही नहीं है। तो आप एक चीज और समझ रहे होंगे इससे, कॉमन सेंस है कि सर इसका मतलब ये है, हाँ ऑक्सीजन एवोल्यूशन तो होगा ही नहीं, लाइट फेज कैसे हो गया पाएगी वहां पे। तो वो केवल, यानी नॉन साइक्लिक तो खासतौर पे है ना बेटा, जो PS2 होता है वो तो ग्रेना में ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट फेज केवल केवल किस में हो रही होगी, मीजोफिल वालों में ही हो रही होगी, मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में, और डार्क फेज दोनों में मिलकर चल रही है ना। क्लियर? क्लियर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करो, 1 ही मिनट दूंगा बस। सुने? सर एक मिनट से। हाँ ठीक है, क्लिक कर दो, ठीक सर एक मिनट। हो गया, चल। सर थैंक यू सर। क्या हुआ? देखिए बेटा, तो इसीलिए ये जो हमारा C4 पाथवे है, ये भाई साहब 2 तरीके के क्लोरोप्लास्ट में होता है, सॉरी 2 तरीके की सेल्स में होता है। 2 तरीके की, मतलब डार्क फेज क्लोरोप्लास्ट भी आप जानते हैं, डार्क फेज तो दोनों में हो सकती है ना, स्ट्रोमा तो दोनों में है। तो ये वाली जो सेल है, ये है मीजोफिल सेल। बाहर वाली कौन सी है? बाहर वाली। मीजोफिल सेल बना दिया, ये जो हमने डब्बा बनाया ना बॉक्स, वो तो दिखाने के लिए, कोई सेल ऐसी थोड़ी होती है। और बेटा ये जो बनाई हमने बंडल सी सेल, BSC। तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो CO2 एक्सेप्टर होता है ना बेटा, वो होता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड, पैप। कौन होता है? पैप का नाम है फॉस्फो इनोल पायरुवेट। ठीक है बेटा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये CO2 एक्सेप्ट करता, बनता है OA। एंजाइम सुनिए, यहाँ पर एंजाइम रुबिस्को नहीं है बेटा, पैप केज, ये पैप कार्बोक्सिलेज, यहाँ रुबिस्को नहीं है जो कैटलाइज कराने वाला है। पैप को, अच्छा इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं जुड़ी हुई, यानी डबल नेचर नहीं रखता, चाहे कितनी भी ऑक्सीजन हो जाए एनवायरमेंट में, ये केवल केवल क्या कराना जानता है, केवल कार्बोक्सिलेशन, केवल कार्बोक्सिलेशन कराता है। यस सर। तो ये OA बन गया, जो कि कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला। OA बोले तो ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। OA से बनेगा क्या, माँ। 4 कार्बन वाला। देखिए बहुत से प्लांट में मैलिक एसिड ही बनता है, कुछ में एस्पार्टेट भी बनता देखा गया है, 4 कार्बन कंपाउंड ही है वो। तो माँ बोले तो मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। माँ कन्वर्ट हो गई पा में, वहां से पा बन गया, मतलब पायरुविक एसिड।
बात नहीं है लड़कियां। देखो ध्यान सुनो, मेलिक एसिड ने एंट्री मारा, मतलब मेलिक एसिड की कंपाउंड है यहाँ पे, ये फर्स्ट कंपाउंड था। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड कैसा था? फर्स्ट फॉर्म। तो पता है मेलिक एसिड ने एंट्री ली किसमें? बंडल सीट में। 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इससे 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बन गया। क्या बन गया बेटा? पायरुविक एसिड। तो एक कार्बन कहां गया? एक कार्बन यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 निकल गई, लेकिन निकल के बाहर नहीं चली गई, ये फोटो रेस्पिरेशन की तरह। यहां पर यहाँ पर केल्विन साइकिल चली, मतलब छुपी हुई बात यह है कि C4 प्लांट में भी केल्विन साइकिल होता है, C4 पाथवे के अंदर ही। तो यहां पर PGA RUBP देखो वो जो मेन प्रोडक्ट बनना है ना शुगर, वो शुगर C3 साइकिल से ही बनेगा फाइनली। यानी C4 प्लांट में C3 C4 दोनों साइकिल हैं, और यहां पे रुबिस्को एंजाइम होगा, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोसेस तो रुबिस्को ही कराता है ना बेटा। यहाँ PPDK है एंजाइम, जो PPDK का नाम है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। और ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, NADH2 बनता भी है निकलता भी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सुनो, अब एक बात बताओ, आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे किरण एनाटॉमी होने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो रहा? आखिर ध्यान सुनना मेरी बात, क्यों नहीं हो रहा? ऐसी क्या दिक्कत है? चक्कर क्या है, अगर यहाँ पे पेप केज की जगह रुबिस्को होता मीजोफिल सेल में, मीजोफिल बाहर वाली सेल है, तो उसके यहाँ पे ये केवल प्योर CO2 थोड़ी आ रही है, तो एयर आ रही है, तो उसमें तो ऑक्सीजन भी आती है, तो रुबिस्को क्या करा देता? फोटो रेस्पिरेशन करा सकता था, लेकिन अब वो है नहीं यहाँ, पेप केज कराना जानता नहीं है ना, ऑक्सीजन से बाइंड करता नहीं है। तो पता है वो जो है रुबिस्को, वो कहाँ बैठा है छुपा हुआ? बंडल सीट में। तो बंडल सीट की वॉल काफी थिक है, जहां पे बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं सकती, है ना। और सुन 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 एक और बात, और उसके अंदर गिरेना नहीं है, तो ऑक्सीजन निकलती नहीं है अंदर से। उसके अंदर गिरेना नहीं है क्लोप्लास्ट में, तो लाइट फेज होकर ऑक्सीजन निकलती नहीं है उसके अंदर। देखो क्या एक वो बना रखा है ना अडेप्टेशन प्रॉपर, जिससे कि उसके अंदर लो CO2 कंसंट्रेशन बनी रहे, समझ गए? जिससे कि वो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बनी रहे। और CO2 क्या है? CO2 जैसे उसके पास में ही निकल रही है, प्योर CO2 निकल रही है, वहां पे जो निकल रही है वो तो प्योर CO2 निकल रही है बेटा। तो इसीलिए केवल और केवल क्या करा पाएगा वो? कार्बोक्सिलेशन, C3 साइकिल चलेगा। तो यहां पर 2 कार्बोक्सिलेशन एंजाइम हैं, 2 टाइप की सेल हैं, 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन एंजाइम पैकेज है, सेकंड वाला रुबिस्को है। क्लियर? और बेटा रे, अब ग्लूकोज बन गया, ये पूरी प्रोसेस एक साइकिल दिखाया वैसे तो मैंने ऐसे। अब तुम अगर एक बात बताओ, इस C4 प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो इनमें C4 प्लांट में कितना कंजप्शन आएगा एक ग्लूकोज बनने के लिए, कितना यूज हुआ? सोचो जरा, कोई बच्चा बताओ मुझे, सोचो। 18 और वो 12 तो बनेगी, C3 साइकिल तो वो हाँ, वो और सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनना, बिल्कुल से बोली ये लड़की। भाई 6 टन इसके तो चलेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए,
तो 18 एटीपी 12 एनडीपीएस तो चाहिए ही चाहिए, वो छुपे हुए हैं, मतलब ये साइकिल बहुत बड़ा है देखा जाए तो, अगर इसको खोल दें तो हम पूरा। जी सर। दूसरा, एक टर्न में 2 एटीपी अलग से यूज हो रहे हैं, तो 6 टर्न में कितने हो गए अलग से यूज? 12। 12 तो टोटल जो यहाँ खर्चा आया, 12 टोटल एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन। ये नोट कर लेना, एनर्जी कंजप्शन जो आया ना बेटा यहाँ पे 30 एटीपी, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 18 प्लस 12, ठीक है, प्लस 12 एनएडीपीएच, ये खर्चा आया C4 प्लांट में। ध्यान सुन लें, C4 प्लांट में जो खर्चा आया वो कितना आया? 30 एटीपी 12 एनएडीपीएच। बड़ी महंगी। हम महंगा है, लेकिन बेटा प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं है इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा। क्लियर है? यस सर। तो ये C4 प्लांट्स इसलिए बेटर हैं, मतलब वो लो CO2 पे भी अपना काम अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। यस सर। तो ये डार्क फेज कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, अब देखो तुम्हें करना क्या है, वैसे तो एक काम करना, ये वाला जो केबल सा है ना, ये कायदे में आना चाहिए आपको भरना। और ज्यादातर चीजें पीछे से ही हैं, वो मेन मेन जो बातें हैं कि कौन सा फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, कौन सा फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड है, ये सब कितने कार्बन वाला है वो, और ये थोड़े से फैक्टर हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। फिर भी पढ़ लेना इनको, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं इनको, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वैसे रेस्पिरेशन का, है ना, कुछ दिन बाद में, मतलब बीच में जियोलॉजी की सारी क्लास होगी। तो ये तब में मुझे याद दिला देना कि सर वो थोड़े रह गए थे, ये बता देना, इसके लिए अलग से एक क्लास नहीं ले रहे, ठीक है। कंप्लीट है फिर हाँ, अभी चैप्टर कंप्लीट है अभी, ठीक है। कर रहे हैं रात में बाद में ठीक है सर।